नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़ी तमाम गतिविधियों के बारे में, लोगों के बारे में और सिनेमा के ट्रेंड्स के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीरता से बातचीत ज़रूरी है। अपनी कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महान कलाकार के बारे में, हिंदी सिनेमा के एक बहुत लेजेंडरी अभिनेता के बारे में, जिनका ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। हम बात करने वाले हैं आज देवानंद साहब के बारे में। देवानंद जो कि हिंदी सिनेमा की जो एक बृहत त्रयी कहलाती है, दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की, वो उसका हिस्सा थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि देवानंद अपने अभिनय के लिए और अपनी कई सारी फ़िल्मों के लिए हिंदी सिनेमा के इतिहास में उनका नाम दर्ज है। उनकी कई फ़िल्में ऐसी हैं जिन्होंने ना सिर्फ़ एक माइलस्टोन की तरह हिंदी सिनेमा के इतिहास में जगह बनाई है, बल्कि वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक ट्रेंड सेटर का काम किया उन्होंने। और देवानंद का खुद का जो एक रोमांस का स्टाइल था पर्दे पर, उसने उस दौर की पीढ़ी को तो प्रभावित किया ही, आज की पीढ़ी जो है उसके लिए भी देवानंद की वो फ़िल्में जब वो देखते हैं, तो वो एक बहुत सुहावनी अनुभूति देती हैं, एक बहुत अच्छी एक फ़ीलिंग आती है उन फ़िल्मों को देख कर के। और वो आज के दौर के अभिनेताओं के लिए उन्होंने एक रोमांटिक एक्टिंग का ट्रेंड सेट करने का काम किया। तो आज हम देवानंद की शख्सियत और उनके सिनेमा पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या एक करिश्मा था, क्या जादू था और वो किस तरह से उनके अभिनय को लेकर के, उनकी जीवन से जुड़ी बातों को लेकर के हम अपने दर्शकों को जानकारियाँ देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए कुछ बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है हमारे साथ। हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हैं प्रसिद्ध फ़िल्म गायिका दिलराज कौर। हमारे साथ जुड़े हैं राजीव श्रीवास्तव जी, जो कि फ़िल्म विश्लेषक हैं, फ़िल्म इतिहासकार हैं। हमारे साथ हैं मैथिली राव जी, जो कि फ़िल्म विश्लेषक हैं, कई सारी किताबें लिख चुकी हैं अंग्रेज़ी में। सौम्या बैजल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि सिनेमा पर लगातार लिखती पढ़ती रहती हैं, टिप्पणीकार हैं। अजय ब्रह्मात्मा जी, जो कि बहुत वरिष्ठ फ़िल्म पत्रकार हैं, वर्षों से फ़िल्म समीक्षा कर रहे हैं और कई किताबें लिख चुके हैं। हितेन पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कोलकाता से जुड़े हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, सिनेमा के बहुत जानकार हैं और सिनेमा पर लगातार टिप्पणियाँ लिखते रहते हैं। जवाहरीलाल पारख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फ़िल्म विश्लेषक के तौर पर पिछले लगभग 4 दशकों से सक्रिय हैं और कई किताबें लिख चुके हैं सिनेमा के बारे में। तो देवानंद पर बातचीत की शुरुआत में चाहता हूँ कि मैं आज सौम्या जी आपसे शुरू करना चाहता हूँ। आप जी। जो कि हम अभी बात कर रहे थे कि देवानंद की फ़िल्में जो हैं वो आज जब हम देखते हैं और देख कर के हमें जो उस दौर की जो एक एक्टिंग का स्टाइल था, फ़िल्म मेकिंग का जो स्टाइल था, सब याद आती है और वो जो कहानियाँ जिस तरह से हम पेश की जाती हैं। आप आज के दौर के दर्शक के लिए देवानंद की सिनेमा की किस तरह से अहमियत को परिभाषित करेंगी? जी, सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है अमिताभ जी, और यहाँ पे मौजूद सभी पैनलिस्ट को एक बहुत आदर वाला नमस्कार। तो बात ये है कि मेरे लिए देवानंद साहब का जो एक स्टाइल था, उस पे मैं शायद थोड़ी देर बाद आऊँगी। लेकिन शायद देवानंद साहब से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल कम ही मेनस्ट्रीम एक्टर्स, डायरेक्टर्स, क्रिएटर्स आपको नज़र आते हैं। मतलब निर्देशक तो खैर नहीं, लेकिन नवकेतन का बनना, जिस किस्म की उन्होंने फ़िल्में करी, आप चाहे बाज़ी देख लीजिए या गाइड देख लीजिए, ये इन फ़िल्मों ने कभी भी एक परिभाषित एक एक रास्ता नहीं दिया। अलग-अलग टाइम पे देव साहब ने अलग-अलग तरह से एक्सपेरिमेंट किया, नई कहानियाँ लाने की कोशिश करी और मुझे लगता है आज के जो सिनेमा स्ट्रगल कर रहा है ब्रेवरी के साथ, वो स्ट्रगल शायद देवानंद साहब ने बहुत आसान करके हमें दिखाई थी, क्योंकि इन्होंने हमें लगा इतनी आसानी से एक्सपेरिमेंट किया। दूसरी चीज़, क्योंकि देव साहब की कोई भी बात हो और गाइड का ज़िक्र ना हो, वो इम्पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी फ़िल्म जिसमें कहानी पूरी तरह औरत की है, रोज़ी की है, उसमें एक बहुत ही फेमिनिस्ट सॉर्ट ऑफ फ़िल्म है वो। उसमें जिस तरह से उन्होंने साथ देने वाले मर्द की परिभाषा निभाई है, जो परिभाषा हमें आज में अपने मेल एलाइज के साथ चाहिए, वो हम इतने साल पहले देख चुके हैं। तो मेरे लिए अगर मुझे बताना हो आज के किसी दर्शक को कि आप देव साहब की फिल्में क्यों देखिए,
तो आप इसलिए देखिए कि आप समझें कि सेंसिटिविटी के साथ ब्रेव सिनेमा कैसे बनता है, एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, और दूसरा कि अगर आपको एक फेमिनिस्ट एलाय बनना है तो आपको किस तरह से अपनी मैस्कुलिनिटी को दर्शाना है। देव साहब, और ये शायद खासकर एक बात है देव साहब, दिलीप कुमार और राज कपूर की, कि जो मैस्कुलिनिटी थी वो सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी थी। वो बहुत ज्यादा हार्श, बहुत ज्यादा टॉक्सिक रूप में नहीं थी। वो सॉफ्ट थी, वो सेंसिटिव थी, वो एम्पैथेटिक थी, बुरा भी लगता था उसे, हारता भी था वो। ये सारे जो मेल कैरेक्टर ट्रेड्स हैं जो धीमे धीमे हमारे सिनेमा में आते आते ऑब्सोलीट होते चले गए, जिनकी स्ट्रगल है आज उन्हें दोबारा वहां तक लौटाना, वो आपको वो देवानंद साहब के काम में नजर आता है, और मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। आखिरी बात जो इसी परिवेश में मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि औरत के साथ, मतलब वो चाहे रोमांटिक लुक हो या जो डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है, जिसमें कंसेंट एक बिना बोले सी बात चल रही है, जिस तरह से रोमांस दिखाया जा रहा है, उसने मुझे लगता है हर चीज में औरत के किरदार की बहुत ज्यादा इज्जत करी है देवानंद के हर किरदार में। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कहना, एटलीस्ट 50s में। आगे जाके जैसे जैसे कुछ कुछ फिल्में बनी उनमें खैर अलग अलग किस्म की दिक्कत है, लेकिन जो अगर उनका बहुत ज्यादा गोल्डन पीरियड हम देखने की कोशिश करें अप अंटिल द मिड 60s फॉर श्योर, यू सॉर्ट ऑफ गेट दैट सेंस कि एक एक इनहेरेंट इज्जत है औरत के लिए और औरत के किरदार के लिए, और वही उनकी मैस्कुलिनिटी में भी सॉर्ट ऑफ शेड आपको नजर आता है। तो ये 3 चीजें मैं चाहूंगी कि आज के दर्शक देव साहब की फिल्में देखकर सीखें। बहुत शुक्रिया सौम्या जी अपनी इस टिप्पणी के लिए। राजीव जी, मैं आपके पास आता हूँ। सौम्या जी ने जो बात छेड़ी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि देवानंद जो है वो बहुत एक्सपेरिमेंटल किस्म के कलाकार थे। मतलब उन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उनकी फ़िल्में अगर जहाँ से देखते हैं हम, तो वो मतलब वो एक इप्टा वाला जुड़ाव जो चेतन आनंद वगैरह के साथ था, उसके बाद फिर आना और बाज़ी जैसी फ़िल्म बनाना, बाज़ी, जाल, सीआईडी ऐसी फ़िल्में जो कि एकदम अर्बन, जो जिसको हम क्राइम थ्रिलर का जॉनर कह सकते हैं, या जो बॉम्बे नॉयर जो जो आप कह सकते हैं उसको, उस तरह का एक जॉनर क्रिएट किया उन्होंने। और वहाँ से फिर एकदम गाइड पर आ जाना, और फिर गाइड के साथ-साथ फिर जब आप आते हैं तो जॉनी मेरा नाम एक फ़िल्म आती है, जूल थीप फ़िल्म आती है, जहाँ देवानंद का एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर निकल के आता है। वो जो थे एक रोमांटिक भूमिकाओं में मतलब ऐसा लगता था कि उन्हीं के लिए बनी है। तेरे घर के सामने देख लीजिए आप, पेइंग गेस्ट देख लीजिए, तीन देवियाँ देख लीजिए, ऐसी तमाम फ़िल्में हैं, तेरे मेरे सपने, हरे राम हरे कृष्णा जैसी फ़िल्में। जहाँ पर जो बात इन्होंने कही सौम्या जी ने कि वो एक्सपेरिमेंटल थे और थीम्स को उठाते थे। तो आप जो है, आप चूँकि फ़िल्मों के बारे में लिखते रहते हैं, आप आपकी दृष्टि ट्रेंड्स पर रहती है। तो एक ट्रेंड सेटर के तौर पर आप देवानंद को किस तरह से आँकेंगे? क्योंकि उनके उनके समकालीन जो लोग थे, जैसे कि राज कपूर एक फ़िल्म अभिनेता भी थे और फ़िल्म निर्माता भी थे, निर्देशक भी थे। दिलीप कुमार जो थे वो एक अलग तरह से लेजेंड थे ही अपने ज़माने में, और उनके साथ में गुरुदत्त थे देवानंद के समकालीन। उनके अपने भाई चेतन आनंद जो कि फ़िल्म मेकिंग में एक बहुत अलग रुतबा रखते हैं। विजय आनंद जैसा वो निर्देशक उनका भाई था, और देवानंद के खुद के करियर में विजय आनंद का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी तमाम फ़िल्में जो बहुत अच्छी मानी जाती हैं, वो विजय आनंद ने निर्देशित की हैं। तो ऐसे में ये सब देखते हुए आप देवानंद को एक ट्रेंड सेटर के तौर पर किस तरह से परिभाषित करेंगे, या क्या आप कहना चाहेंगे उसके बारे में? नमस्कार सभी को। अमिताभ जी, मैं कुछ और तरफ बात लेके जाना चाहूँगा और वो इसी से संबंधित है। देव आनंद जो ये नाम है, तो खुद देवानंद साहब का व्यक्तित्व कैसा था और फ़िल्मों में जो वो दिखते थे, उसमें कितना साम्य था। ये मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि देव साहब को व्यक्तिगत रूप से मैं जितना मिला हूँ, उनके साथ कितने समय बिताए हैं, और पूरी तरह से जो जैसे उनकी किताब है रोमांसिंग विद लाइफ, ये जब वो लिख रहे थे उसमें भी उन्होंने काफ़ी कुछ मेरे से शेयर किया। मैं उनके पास बहुत घंटों-घंटों बैठता था। तो ये जो शब्द है, पहले तो मैं ये परिभाषित करना चाहूँगा कि जो एवरग्रीन जो शब्द है, सदाबहार, लेकिन उसका जो मेरे हिसाब से जो शब्द होना चाहिए उनके लिए जो प्रयुक्त होता है, वो है चिर युवा व्यक्तित्व के स्वामी, चिर युवा देवानंद। तो मैं उनको भी मैंने ये बात बताई कि चिर युवा, बोले कि राजीव यार ये तो मतलब
बड़ा अच्छा साउंड कर रहा है। मैंने कहा हाँ। तो ये व्यक्तित्व जो उनका था वो वाक़ई जो चिर युवा वो पर्सनल लाइफ़ में थे, तो वो पर्दे पे जो दिखता था तो वो सामने मैंने देखा कि वो किसी दूसरे अभिनेता में आप बड़ा कम पाएँगे कि उसका नाम भी चिर युवा हो, देवानंद। मतलब देवों की तरह जिसका आनंदमय व्यक्तित्व हो वो देवानंद। और फिर जब उनका अपना जो व्यक्तित्व था, बातचीत थी, उनका व्यवहार था और एक पर्सनल जो टच देते थे वो, उसमें जो पूरी जीवंतता थी, वो मैंने तमाम लोगों को मैं मिला, देखा, बात किया मैंने, लेकिन वो जो जीवंतता देव साहब में थी, वो फिर कहीं किसी और अभिनेता में उस तरीके से नहीं नज़र आई। बल्कि एक फ़िल्म जिसमें उन्होंने पर्सनली मुझे मैं दिल्ली में था, तो उन्होंने फ़ोन करके मुझे कहा कि भाई इसका प्रीमियर है, उसमें आना है। और वो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वो फ़िल्म थी। उसमें भी अब वो 80 प्लस के देवानंद, लेकिन वो जिस हिसाब से उन्होंने अपने को स्टाइलिश करके रखा हुआ था और वो सारा कुछ जो उनका था, तो वो चिर युवा सिर्फ़ वो नाम से नहीं थे, वो पूरे अपने कर्म से और बोलचाल से और पूरे व्यक्तित्व से। और सबसे बड़ी बात थी कि वो जो फ़िल्मों में जिस फ़्लो से बोलते थे, वो पर्सनल लाइफ़ में भी वैसे ही बोलते थे। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में उनसे बात कीजिए, इंग्लिश में तो ख़ैर वो पोस्ट ग्रेजुएट थे लाहौर, उसके वहाँ के, तो वो नज़र आता था। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी समय आप उनसे बात कीजिए तो आपको ये लगता था कि इस शख्स ने उम्र को मात दे रखी है। आपको कहीं भी आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, पर्सनली बात, मैंने जो अनुभव किया मैं वो बात बता रहा हूँ। कहीं पे भी जैसे कभी होता है कि आदमी थोड़ा-सा उदास हो जाता है, कभी थक-हार जाता है, कुछ ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा-सा विश्राम कर लें। नहीं, एक पार्टी थी जिसमें वो 3 घंटे चली थी, वो होटल ताज में बॉम्बे में थी। तो वहाँ पे वो होस्ट थे और ये जो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर फ़िल्म थी, उसका वो अनाउंसमेंट करना था। वो रिलीज़ होने के 1 या 2 साल पहले की, और उनका बर्थडे था। 26 सितंबर को ही उन्होंने वो ऑर्गेनाइज़ किया। दिल्ली से मैं था और बीबीसी के जो चीफ थे, वो क्या नाम है उनका? वो बॉम्बे में पहले, तो फिर यहाँ दिल्ली आ गए थे। वो सन श्रीवास्तव उनका भी नाम है। तो वो थे। तो दिल्ली से मैं और वो 2 लोग थे, बाकी सब बॉम्बे के लोग थे। तो मैंने वो देखा कि वहाँ पे सभी फ़िल्म के लोग थे। मैंने देखा कि वो 1 सेकंड भी बैठे नहीं थे। मतलब इतनी एनर्जी उस एज में, 80 प्लस में, 85 के अराउंड था वो उस समय। तो मैंने देखा कि ये एनर्जी कहाँ से लाते हैं? तो वो जो एनर्जी जो उनके व्यक्तित्व में मूल रूप से थी, वो पर्दे पे दिखती थी और वो लोगों के साथ कम्युनिकेट होती थी। वो हमें आपको ऐसा लगता है कि यार अगर कोई व्यक्ति हो तो फिर ऐसा ही हो, चिर युवा हो। तो चिर युवा का जो शब्द है वो उन्हें भी बड़ा प्यारा था और मैं हमेशा जब उनका ज़िक्र करता हूँ तो ये शब्द ख़ास तौर से लाता हूँ। अच्छा, दूसरी बात है जो निर्देशकीय पक्ष उनका रहा है, वो मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि वो थोड़ा कमज़ोर था या कैसा था। वो अपने हिसाब से उनको लगता था कि हाँ यार, ये ऐसे करना है तो फिर करना है। लेकिन जो विजय आनंद साहब थे और जो उनका जो सपोर्ट होता, तो वो देवानंद बिल्कुल खिल के आते थे। आप किसी भी फ़िल्म में आप देख लीजिए, आपने गाइड गाइड तो ख़ैर, अच्छा, गाइड के बारे में उन्होंने मेरे को बताई थी, अब तो ख़ैर सबको मालूम है, अब तो किताबों में सब जगह वो चीज़ें आ गई थी। उस समय उन्होंने ये कहा था कि ये फ़िल्म पहले एक तरह से फ्लॉप हो गई थी, यानी उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला था। फिर उन्होंने कुछ समय रोक के फिर दोबारा इसको रिलीज़ किया था। तो ये सब किस्सा जब सुनने के बाद भी हम लोग, फिर मैं उसमें सोच रहा था कि मैंने कहा कि ये इसको फिर से वो करना पड़ा था? बोले कि हाँ। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि मतलब पब्लिक का जो मूड है वो क्या पता है कि पहली बार में वो किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देती थी। जैसा मेरा नाम जोकर के साथ हुआ। पहली बार में लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, लेकिन बाद में फिर वो क्लासिक हो गई। तो वही हाल गाइड के साथ हुआ। लेकिन गाइड फ़िल्म में जो सारा जो उनका पूरा जो रूपरेखा है और पूरी जो उनकी प्रस्तुति है, वो ऐसा लगता है कि देव साहब के लिए ही ये कहानी लिखी गई हो और जो उनका ट्रांसलेशन हुआ फिर इसको संवाद में परिवर्तित किया, तो ऐसा लगता है कि उनकी कहानी ना भी हो, लेकिन ये कहानी देखकर उसको पर्दे पर जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इनके लिए ही ये रची गई है। तो इसका एक कारण ये भी है कि उसके साथ, पात्र के साथ जो न्याय करना है, वो बहुत बड़ी बात है। और जो इन्होंने सौम्या जी ने कहा ना कि वो महिलाओं को लेके और उनके साथ जो है, तो ये सम्मान तो मैंने बहुत देखा उनके उनके उसमें।
वो बात करते थे, कोई न्यू कमर्स भी हो तो भी वो जो एक रिस्पेक्ट वाला जो एक होता है, और ये ध्यान रखना कि भाई इसके कहीं मान सम्मान को कहीं से कोई ठेस ना पहुंचे, तो ये विशेष रूप से वो आखिर समय तक उनका था। और एक कितना वो ध्यान रखते थे, एक बार हम जब जा रहे थे तो रास्ते में ये होता है कि किसी ढाबे पे रुक के चाय वाय पीने का वो होता था। तो चाय वाय पिया गया, तो फिर ये हुआ कि वो जो ढाबा वाला था वो तो खुश हो गया कि भाई देव साहब आए, उनकी पूरी टीम आई है। तो जब फिर हम लोग सब कुछ वो करके चले गए, तो बाद में थोड़ी दूर पे पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि यार उसको पेमेंट किया या नहीं किया? तो साथ में 2 जो बाकी लोग थे उनमें से एक ने कहा कि सर वो तो ले ही नहीं रहा था पेमेंट। बोले कि नहीं ले रहा था, क्या मतलब? बोले कि नहीं साहब वो तो लाख उसको गया, वो उन्होंने नहीं साहब पेमेंट तो नहीं। बोले गाड़ी मोड़ो। गाड़ी घुमा के वापस आए और वो पेमेंट उसको किया। इतना कंसर्न भाई, वो तो उनको उसको तो लगा था कि भाई देव साहब आ गए तो अब तो फिर क्या बात है, ये पैसे-वैसे क्या लेना? लेकिन नहीं, वो इतने कंसर्न थे कि वो वापस आए, उसको पेमेंट किया और फिर वापस चले। उसमें 1 घंटा बेकार गया, लेकिन उस 1 घंटे के बजाय उनको ये ज़्यादा समझ में आया कि नहीं, किसी का अगर पैसा है तो वो पैसे देना है, बाकी जो ये सब चीज़ें स्टार वैल्यू है, बाकी फैन्स का है वो अलग है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपने फिर बात की और भी दूसरे फ़िल्मों की, तो उसमें भी और आखिर तक भी बल्कि वो जो हरे राम हरे कृष्णा जो जीनत अमान वाली फ़िल्म थी, उसमें भी जो उन्होंने प्लॉट लिया और फिर ये हुआ ना कि वो सिस्टर का रोल करने के लिए कोई तैयारी नहीं हो रहा था, कि भाई देवानंद की सिस्टर का रोल तो हमने नहीं करना। तो फिर वो उस बात को भी लेके, लेकिन किस तरीके से उन्होंने पात्रों के साथ अपना सामंजस्य बिठाया, फिर काठमांडू का जो शूटिंग का पूरा उनका वो था, वो सब भी कर करा के इसमें वो सारी चीज़ें शामिल हैं जो एक फ़िल्मकार के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में, जो दोनों में कैसे सामंजस्य होता है, वो बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए कि हम एज़ ए पर्सन और एज़ ए फ़िल्म मेकर किस तरीके से अपने ही अंदर अपने आप से कैसे साँठ-गाँठ कर सकते हैं, ये कला देव साहब में थी। तो मैं समझता हूँ कि इस पे और भी आगे बात करते हैं। जी, जी। बहुत अच्छी आपने जानकारियाँ दी, बहुत दिलचस्प आपने उनके बारे में बातें बताई। यकीनन उनकी शख्सियत के बारे में आज जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी सिनेमा को पसंद करते हैं या सिनेमा के बारे में जानना चाहते हैं, उनको इस तरह की बातों से उन पुराने लेजेंडरी लोगों के बारे में जानने में, उनको पहचानने में, उनके बारे में अपनी राय बनाने में मदद मिलेगी। हितेन जी, आपके पास आता हूँ। जो बात राजीव जी कह रहे थे कि देवानंद जी जो हैं वो एक उनके अंदर एक अलग तरह का कहना चाहिए कि एक कल्चर्ड जिसको हम बोलते हैं कि कल्चर्ड इंसान, पर्दे पर और पर्दे के बाहर की जो दुनिया थी और जिस तरह की उनके अंदर ऊर्जा थी, चिर युवा शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि देवानंद का ये जो कहना चाहिए एवरग्रीन या चिर युवा वाला जो उनका व्यक्तित्व था, आप उसको किस तरह से एक अभिनेता, एक व्यक्ति और एक कहना चाहिए कि फ़िल्मी दुनिया की एक बहुत बड़ी हस्ती के तौर पर देखते हैं? क्या आप मानेंगे कि हिंदी सिनेमा में उनका किस तरह का योगदान रहा है? अमिताभ जी, अभी सौम्य जी ने कहा था एक एक्सपेरिमेंटल होना उनका, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है उनके लिए। और अभी जो राजीव जी बोल रहे थे, उन्होंने चिर युवा भी कहा और बहुत ही मामूली छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देने वाला ह्यूमननेस जो है उनके उस रोमांटिक सेल्फ का एक हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि देवानंद जो हैं वो आइकन इसलिए भी हैं क्योंकि उनमें कई चीज़ें मिली हुई हैं। रोमांस के लिए उनको याद किया जाता है और ये इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि ऐसा उनका करिश्मा था जो फिर लगातार बना रहा। रोमांटिक हीरो और भी हुए, शम्मी कपूर हुए, राजेश खन्ना हुए, लेकिन उन सबका एक दौर था। लेकिन देवानंद जो हैं वो ऐसे रहे जो अंत तक एक रोमांटिक छवि जो है उनके साथ बनी रही। और सिमी ग्रेवाल के साथ उनकी बातचीत को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 80 साल के हो गए हैं देवानंद, लेकिन एकदम मैच कर रहे हैं एंथुसियाज्म में सिमी ग्रेवाल के साथ। और आप महसूस कर सकते हैं कि उस उम्र में भी एक अपने तरीके का व्यक्तित्व उन्होंने इस तरह से बनाया था जो आर्टिकुलेट भी है, टाइम के साथ चलना भी जानता है, थोड़ा फिलोसॉफिकल भी है
तो एक अलग किस्म की बात देवानंद के साथ होती है। लेकिन मुझे लगता है कि देवानंद में और भी कई खास बातें हैं जो उनको अलग करती हैं। मैंने चूंकि समय कम होता है इसलिए मैंने कुछ पॉइंटेड बातें सोची हैं आपके साथ शेयर करने की। लेकिन उसके पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ जवाहरीमल पारख जी भी दिखाई दिए थे। मेरी दिलचस्पी देवानंद में इसलिए ज्यादा हुई, मैं उनका बहुत बड़ा एडमायरर नहीं था, मुझे उनका अतिरिक्त हिलना विलना भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन मैं उनका एडमायरर हुआ उनकी किताब पढ़ने के बाद। और तब मैं रिलेट कर पाया कि ये जो करिश्मा है देवानंद का, उसके कारण ऐतिहासिक है। उनका एक्सपेरिमेंटल होना, उनका जो रोमांस है, उस रोमांस को समझने के लिए देवानंद द राइटर, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रमाणित हुआ। और मैंने उस किताब को कई बार पढ़ा और मुझे लगता है कि वो एक इतना इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है जो सिर्फ उनके जीवन को समझने में सहायक नहीं होता, बल्कि सिनेमा की हिस्ट्री को समझने में सहायक होता है। भारतीय सिनेमा, आपने शुरू में चर्चा की थी ना कि सिनेमा को एक गंभीरता से लेने वाला सब्जेक्ट बनाया जाना चाहिए। तो मैं अपने रिसर्च के दौरान देख रहा था कि 40 के दशक के बारे में ठीक से समझने के लिए हमारे लिए हिस्ट्री पर्याप्त नहीं है। हमारी हिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है 40s के बारे में। तो जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज क्या हो सकते हैं, तो मुझे लगा था कि साहित्य एक सोर्स हो सकता है। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस तरह की किताबें जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो सकती है। जैसे कि नवकेतन की कहानी कहते हुए एक लेखक ने लिखा है कि क्या कारण था कि देवानंद के लिए वो स्पेस बन पाया 42-43 के बाद। बहुत सारा पैसा जो है वो आ चुका है और वो पैसा जो है, वो पैसा अब एक सिनेमा की हिस्ट्री में ट्रांजिशन पॉइंट है। वो 42 के बाद बहुत सारे लोग जो है वो कलकत्ता में हैं, यहाँ वहाँ हैं, वो सब बम्बई जा रहे हैं। और बम्बई में जाने का जो ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट है उसको समझना पड़ेगा। उसमें कम्युनिटी बॉन्डिंग का भी एक मामला है, अपने अपने तरीके की कम्युनिटी बॉन्डिंग के आधार पर भी फिल्में बनी थी। उस दौरान क्या क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, इसकी पूरी कहानी जो है वो देवानंद की ऑटोबायोग्राफी में हमको मिलती है। मैंने नोट किया कि इतनी ऑनेस्टी है उनमें और एक किस्म का एक डिटैच्ड एक सेल्फ है उनका। देखिए देवानंद हीरो हैं, उनकी एक खास तरह की इमेज है और उसको जानते हैं कि ये हमारी खास तरह की इमेज के कारण ही हमारा जो है इतना प्रभाव है। लेकिन इसके बावजूद वो इतने फिलोसॉफिकल कैसे रह पाए? कोई हीरो जो है उस तरह का नहीं बन पाया, किसी से भी आप कह लीजिए। थोड़ा कुछ हद तक दिलीप कुमार ने में ये बात थी, अपने तरीके का एक खास तरह की सोच उनमें आती है। लेकिन किसी और हीरो में, यहाँ तक अमिताभ बच्चन में भी, जो इतने पढ़े लिखे माने जाते हैं, उनमें भी उस तरह का डिटैचमेंट नहीं है। और इसको समझना जरूरी है कि आया कहाँ से। एक तो वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। मैंने 5-6 चीजें उनके रोमांस को डिकोड करने के लिए अपने तरीके से समझने की कोशिश की है। एक तो है वो इनेट ऑप्टिमिज्म है उनके भीतर और वो उनके कैरेक्टर्स में आता है। आप नवकेतन की फिल्मों में, जहां की वो ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते थे, जाल के बाद से अंत तक देवानंद का मतलब ही होता है ऑप्टिमिज्म। गरीब का बेटा है, कुछ भी है, संघर्ष कर रहा है, पिता से लड़ रहा है, सड़क पे है, जाल में रहता है, लेकिन उसका जो कैरेक्टर होता है उसमें एक खास किस्म की ऑप्टिमिज्म है। वो निराश नहीं होता है। और इवन आप देखिएगा कि गाइड में भी जब वो एकदम एक तरह से वहां कौन है तेरा वाले मूड में है, उसमें भी देवानंद के भीतर वो जो एक खास किस्म की ऊर्जा उनके कैरेक्टराइजेशन में, उनके एक्टिंग में रिफ्लेक्ट होती है और वो देवानंद का है। अगर आशावाद ना हो तो वो फिर देवानंद का कोई उस तरह कैरेक्टर में कभी फिट नहीं होते। इतना भी मतलब इस तरह का ट्रेजिक गाना हो, कुछ भी हो, लेकिन देवानंद उसमें कुछ एक नई बात पैदा कर देते, अचानक से हाथ उठा करके कुछ ऐसा कर देंगे कि देखने वाले के भीतर एक किस्म का उत्साह पैदा होता है। म्यूजिक के साथ उसका रिलेशन है काफी कुछ। एक तो वो इनेट ऑप्टिमिज्म है और ये ऑप्टिमिज्म जो है एक खास तरह का ऑप्टिमिज्म है। एजुकेटेड जो भारतीय है आजादी के बाद, जो अपने आप को एक नए भारत में अपने आप को प्लेस करने की कोशिश करेगा और वो
रियलिस्टिक भी है। और वो जो देवानंद जो आते हैं वो हालांकि आपने जिक्र किया है, एक जो समझिए कि 47-48 के समय में खास किस्म की सोच के साथ बलराज साहनी आ रहे हैं और तमाम उस तरह साहिर लुधियानवी आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं। उनमें से सबसे कन्विंसिंग, कई लोगों को थोड़ा आश्चर्य होगा इस बात से, लेकिन मुझे लगता है सबसे कन्विंसिंग अगर किसी ने अपने आप को अपने को रखा है वो मुझे देवानंद लगते हैं। एकदम रोमांटिक, कहीं कोई वो लाग लपेट नहीं, कहीं कोई छद नहीं, यहाँ तक कि उनके सेक्सुअल जो इनकाउंटर्स हुए हैं उसकी जो ग्राफिक डिटेलिंग हुई है, मुझे नहीं लगता है कि कोई और हीरो। बहुत शानदार लिखा है उन्होंने, वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, किताब बहुत अच्छी है वाकई। वो जो डिटेलिंग है उसकी, वो जो ग्राफिक डिटेलिंग है, वो कोई इस तरह का एक जिसको कहते हैं ना कि खुली किताब जो बन जाना अपने लिए संभव मानता हो। वो एक्टर थे, उनकी एक इमेज थी, उनकी एक बीवी थी, है ना, और वो एक सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन जिस तरह की डिटेलिंग उन्होंने की है वो मुझे अभिभूत कर देने वाली लगी थी। कई लोगों ने उस बात में चर्चा की और उनके चरित्र हनन की भी कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत ही कन्विंसिंग है। साथ ही साथ इसके साथ ही उनमें एक किस्म की जो बात है, जो उनके रोमांस को इतनी लंबी आयु देती है। और मेरा विश्वास है कि अगर वो बिस्तर पर भी पड़े होते ना, तब भी उनके भीतर जो है, उनके स्माइल में वो एक ऑप्टिमिज्म आता। मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि वो काम में बहुत विश्वास करते थे, वो लगातार काम करना चाहते थे और कहते थे कि काम ही महत्वपूर्ण बनाता है व्यक्ति को, और जब तक वो काम कर रहा है तब तक वो युवा है, ये बार बार वो कहते थे। और एक संदर्भ में वो सुरैया के बारे में जब बात करते थे तो उसमें उन्होंने कहा है कि सुरैया एक समय में दिक्कत क्या है कि सुरैया ने काम करना बंद कर दिया था। तो जब आप काम करना बंद कर देते हैं तो उसके बाद आप सोचना शुरू करते हैं और उसके बाद आप जो है रुक जाते हैं, फिर उसमें एक निराशा पैदा होती है। तो ये बात देवानंद ने हमेशा याद रखी कि लगातार काम करना है और पूरे कन्विक्शन के साथ काम करना है। और इस कन्विक्शन के बारे में लोग बहुत ध्यान से समझते नहीं है कि उनका जो कन्विक्शन है वो क्या है। वो कन्विक्शन इस तरह का, वो एक बार बताते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो मुझे ये समझना चाहिए कि मैं ये काम इसमें फेल भी हो सकता हूँ। तो कहते थे कि मैं आंख बंद कर लेता हूँ और सोचता हूँ कि अगर ये फेल हो गया तो क्या मैं इसको बर्दाश्त कर पाऊंगा, और वो कहते कि हाँ मैं बर्दाश्त कर लूंगा। तो उसके बाद मैं काम करने पर चल जाता हूँ, भले ही उसका जो भी परिणाम निकले। और उन्होंने ये भी कहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे भाइयों में ये बात नहीं थी। वो लोग जो है वो इस कन्विक्शन के पीछे, अगर ये मुझे लगता है कि मुझे सही है, दुनिया माने या ना माने, मुझे ये काम करना है, तो इसमें वो लग जाते थे। तो ये तीसरी बात जो मुझे लगती है कि खास किस्म का कन्विक्शन है उनके भीतर। और इस चीज के बारे में जब हम सोचने लगते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि जो वो जिससे भी मिलते होंगे उसके बारे में सोचते होंगे। और स्त्री प्रसंग की चर्चा थोड़ी देर पहले हुई, उनकी जो नायिकाएं हैं नवकेतन फिल्म की जो फिल्में बनी, उनकी जो नायिकाएं हैं वो अपने समय की नायिकाओं से बहुत आगे हैं। सिर्फ मैं गाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी जो 3 देवियां हैं, आप देख लीजिए कितनी सुंदर छवियां आई हैं। और ऐसा नहीं कि इसमें देवानंद का कोई रोल नहीं है। कोई कहेगा कि अमरजीत का इसमें है, विजय आनंद का है, चेतन आनंद का है। ये एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग कभी कभी बहुत सारे लोगों के का जो सम्मिलित प्रयास होता है उसको 1 या 2 लोगों के नाम से जानते होते हैं, लेकिन ये एक टीम वर्क होता है। तो देवानंद की कहानी कहने के समय सिर्फ उनके एक रोमांटिक सेल्फ पर फोकस कर जाना, उन तमाम लोगों की अनदेखी करना है जिनके सहारे, जिनके माध्यम से ही देवानंद का जो वो फिल्मी पर्सोना है वो आया है। उसमें साहिर भी आएंगे, उसमें और सारे जो गीतकार हैं वो भी आएंगे, तमाम चीजें। तो मुझे अब ये मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच के मैं कहूंगा, और आप मुझसे पहले जो सौम्य जी और राजीव जी ने जो कहा उसमें मैं अपनी बात यही उनका अनुमोदन करते हुए, उनका समर्थन करते हुए कहूंगा कि देवानंद जो है उनको हिस्टोरिकली समझने की जरूरत है। उनकी पर्सनैलिटी के जो तार हैं भीतर, जो उनका जो मन है उसको समझने की जरूरत है। और मैं कभी नहीं भूलता इस बात को, सगर्व कहते थे, गर्व के साथ कहते थे कि उनकी कंपनी में कभी भी किसी को निकाला नहीं है। ये बात उन्होंने कहीं किसी इंटरव्यू में कही है। तो एक ऐसा फिल्म मेकर जो इतना रोमांटिक हो,
इतना प्रोफेशनल हो, इतना ऑनेस्ट हो, इतना क्रिएटिव हो, और अपने क्रिएटिव होने, कॉन्फिडेंट होने, इंटेलिजेंट होने, एजुकेटेड होने की बात वो खुद ही कहते थे। उनके इंटरव्यू में मैं बार बार देखता हूँ कि वो इन सब चीजों के बारे में बहुत बहुत प्यार से और बहुत एक तरह से मिले जुले रूप में इन चीजों को रखते हैं। लेकिन अंतिम बात एक कहूंगा, न सिर्फ वो इंटेलिजेंट थे बल्कि रिस्पॉन्सिबल भी थे। मैंने ये इंटरव्यू, उनकी जो किताब पढ़ी, उसमें एक चैप्टर है जो उन्होंने कृष्ण मेनन के ऊपर लिखा है। कृष्ण मेनन का अंतिम समय में उनके पास आना और अंतिम समय में आने का जो वर्णन उन्होंने किया है वो कोई राइटर ही कर सकता है। इतना सुंदर उन्होंने वर्णन किया है कि इतना पावरफुल आदमी जो एक जमाने में इतना सब कुछ कर सकता था, जब वो उनके पास आते हैं और उसके बाद जब वो जाते हैं लौट करके, तो उनका ड्राइवर जो है उनके लिए गेट नहीं खोलता है। इस तरह की जो डिटेलिंग है, छोटी छोटी बातें हैं, इस पर देवानंद ने ध्यान दिया है। तो देवानंद कोई मतलब सिर्फ और सिर्फ हीरो नहीं थे, वो बहुत ही क्रिएटिव आदमी थे, बहुत ही ह्यूमन थे। और इस कारण से जब आदमी इस तरह का एक सेल्फ बना लेता है, इतना प्यारा आदमी हो जाता है, तो उसका स्पर्श भी अलग हो जाता है, उसकी बातें भी अलग हो जाती है। कहा है ना वहीदा रहमान ने कि कोई और हीरो कंधे पे हाथ नहीं रख सकता था, लेकिन उनका स्पर्श ही कुछ अलग था। किसी अपनी हीरोइन से, जो जिन हीरोइनों ने उनके साथ काम किया है, उनके सारे इंटरव्यूज देखिए तो आपको लगेगा कि वो उनको बहुत प्यार करती थी। सभी हीरोइन उनको प्यार करती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा हीरो हम लोगों के रहा है, तो हम लोग मतलब सचमुच जो है बहुत भाग्यवान है कि मैंने देवानंद को देखा नहीं कभी व्यक्तिगत रूप से, आप सबने देखा है, बहुत सारे लोगों ने उनसे बातें की, आप लोग भाग्यवान हैं। लेकिन मैं भी अपने तरीके से देवानंद के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता हूँ और मानता हूँ कि ऐसा व्यक्तित्व हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और हम लोगों को उनके बारे में सोचना चाहिए। अपने समय को समझने में वो बहुत सहायक हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मुझे मौका दिया, धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद हितेन जी, आपने बहुत अच्छी तरह से उनके व्यक्तित्व का और उनके सिनेमा का, उनके खास तौर से जो भी योगदान है हिंदी सिनेमा में, उसका बहुत बढ़िया विश्लेषण किया। आपने सही कहा कि वे लोग बहुत भाग्यवान हैं जो उनसे मिले, जैसे राजीव जी हैं, दिलराज जी हैं और तमाम लोग। मैं भी उनमें से हूँ जो जिनको देवानंद साहब को देखने का, उनसे मिलने का, उनके रूबरू होने का मौका मिला जब वो हमारे चैनल के ऑफिस में आए थे, मुझे याद है। और मैं वो दौर भी देखा है जब वो नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच जब वो जो लाहौर बस यात्रा हुई थी, जिसमें वो गए थे, और उसमें उनका वो एक बिल्कुल आपने सही कहा, युवक की तरह उनका ये उत्साह से कहना कि 55 साल बाद लाहौर जा रहा हूँ। तो वो जिस तरीके से उन्होंने कहा था, वो अपने आप में आज भी वो क्लिपिंग जो है वो दर्ज है, वाक़ई में वो एक ऐतिहासिक क्लिपिंग हो जाती है। दिलराज जी, आपके पास आता हूँ क्योंकि हितेन जी ने बहुत बढ़िया ज़िक्र किया और उसमें देवानंद की फ़िल्मों के साथ-साथ संगीत का पक्ष भी आया, गाने का पक्ष भी आया और वाक़ई जो साहिल लुधियानवी का ज़िक्र उन्होंने किया। मैं जब देवानंद की फ़िल्में देखता हूँ या उनके गानों के बारे में मुझे हैरानी होती है कि वो उनके ऊपर फ़िल्माए गए गाने हिंदी सिनेमा के इतिहास के जो जिसको हम लोग गोल्डन पीरियड कहते हैं, वैसे तो उस दौर के सभी हीरोज़ और सभी तमाम जो संगीतकार थे, हीरो थे, गायक-गायिका थे, सबका अपना लेकिन देवानंद का जो एक रहा है, यानी किशोर कुमार का जो एक हमने प्राइम टाइम जिसको हम कह सकते हैं, किशोर कुमार का ये एक देवानंद का फ़ेज़ था, फिर उसके बाद राजेश खन्ना वाला फ़ेज़ आया, तो देवानंद के साथ जो उन्होंने शुरू किया, वहाँ से लेकर के और उसके अलावा मोहम्मद रफ़ी के जो कुछ बहुत बेहतरीन गाने हैं, वो देवानंद के ऊपर पिक्चराइज़ हुए हैं। आप हम दोनों के गाने याद कीजिए, आप काला बाज़ार के गाने याद कीजिए, आप खोया खोया चाँद जैसा गाना याद कीजिए, तो आपको लगेगा हाँ, ये क्या शानदार गाने बने हैं और किस तरीके से वो देवानंद के ऊपर पिक्चराइज़ हुए हैं और उनको देख कर के कितना अच्छा लगता है आज के ज़माने में। आप चूँकि गायिका हैं, आपका क्या अनुभव रहा है देवानंद साहब के साथ, किस तरह की आपकी यादें जुड़ी? आप अगर उनके बारे में हमें कुछ बताएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। दिलराज जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। दिलराज जी अनम्यूट कर लीजिए। दिलराज जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आप बटन दबा के हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही है अभी। अनम्यूट करें ताकि हम आपको सुन सकें। एक क्लिक कर लीजिए आप हाँ, बस हाँ, ठीक है। हाँ, बस। जी, अब बोलें। नहीं, अभी आपने फिर जी, हाँ, नहीं, ठीक है। आप नहीं, हाँ, बिल्कुल ओके है, अब आप बोलिए। कहें। जी, अब ठीक है? बोलिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मैं प्लीज़। पहले तो आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, राजीव जी की शुक्रगुज़ार हूँ। मैं बहुत समय नहीं लूँगी और सभी पैनलिस्ट की इतनी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे उनकी ये ऑब्जर्वेशन सुनने का मौका मिल रहा है, जो कि
क्या कहूँ, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशंस, बियॉन्ड वर्ड्स, इतनी खूबसूरती से आप सब उनके बारे में बात कर रहे हैं। और एक एक बात हर पैनलिस्ट की मुझे 100% क्या 200% लग रही है। और मुझे लग रहा है कि ओ गॉड, कैसी शख्सियत के साथ मुझे वो वक्त मिला। और मैं आपसे कहूँ, जो उस दौर के जितने भी कलाकार रहे हैं, जिनमें उनका और ओपी नैयर साहब का जबरदस्त साथ रहा है गानों के बीच में, जब आप उनके पिक्चराइज सॉन्ग पिक्चराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं कौन सा उनका पहलू को हाथ लगाऊं, क्योंकि वहां अगर आप वो गीत सुनिए, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, तो उसमें जो उनकी आंखों और उनकी जो मूवमेंट है, और जो हीरोइन वो पेड़ के बीच, एक तो पिक्चराइजेशन बहुत खूबसूरत है। राज खोसला जी गुरुदत्त के असिस्टेंट थे। देव साहब का जो एसोसिएशन गुरुदत्त जी के साथ रहा, वो भी लाजवाब। एंड हाउ मच, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज एजुकेटेड। तो मुझे ये चीज अब महसूस हो रही है, क्योंकि नैयर साहब मुझे अक्सर जब मैंने उनके गीत गाए तो मुझे कहते हैं यू आर एन एजुकेटेड सिंगर। तो मैं सोचती थी ये क्या मुझे कह रहे हैं। अब मैं यंग बहुत थी, तो ये मुझे कह रहे हैं तुम एजुकेटेड सिंगर हो, बट टुडे आई कैन टेल यू व्हाट ही मेंट। एंड मेरे गाने में वो क्या चीज आई जो एक एजुकेशन की वजह से आई। तो देव साहब आपको पता है खुद गाते थे। मुझे एक दिन उन्होंने कहा तू ऐसा कर, अपना बाजा लेके आ जा, हम लोग बैठेंगे और गाएंगे। हम लोग ऐसे ही जमीन पे बैठते थे सब, जब गानों के रिहर्सल होते थे। तो तू, फिर हम, और देन ही स्पोक अबाउट दादरा, ही सेड हम दादरा गाएंगे। दैट मींस ये जो आप देख रहे हैं कमाल भाई है, साहब वाह। विराज कपूर, वो भी अपनी, वो कह रहे थे, शम्मी जी ने बताया मुझे कि बीजी मतलब माँ को कहते हैं पंजाबी में, तो बीजी ने टीचर रखा था राज साहब के लिए, संगीत सीखने के लिए। तो ये तो बिजी हो गए, तो मैं गाता था। तो ये लोग जो इनके लिप मूवमेंट और जो ये मूवमेंट्स आप देख रहे हैं शम्मी जी के, they cannot be copied. तो same way देवानंद cannot be copied, and if you do, तो क्या होगा वहां डिस्टोर्शन पे। जब आर्ट एक अपनी फुल फॉर्म में होता है ना, तो उसको आप टच नहीं कर सकते। अगर आप टच उसको कोशिश करेंगे कि यहाँ से शायद ये ठीक नहीं है, लाओ हम ठीक कर लें, तो आप वहां डिस्टोर्शन पैदा कर देंगे। वो थे देवानंद। और मैंने और कुछ चीजें ऐसी सुनी कि गोल्डी साहब बता रहे थे, क्योंकि मुझे मेरा पहला मेजर ब्रेक दिया गोल्डी साहब ने, जब वो फिल्म लॉन्च कर रहे थे जान हाजिर है। उसके सब गाने वो चाहते थे मैं गाऊं, और मैंने गाए, जिसमें से वो गीत सावन आया बादल आए बहुत ही उसको मकबूलियत मिली। वो उसने, लोगों ने मुझे उस गीत से पहचानना शुरू कर दिया। तो उसमें गोल्डी साहब भी गाया करते थे, बाजा लेके बैठ जाते थे। मैं आपको क्या बताऊं, वो सब सीन फिल्म मेरी आंखों के सामने से गुजरती है। मैं उस पीरियड को इतना मिस करती हूँ, कभी कभी तो लगातार आंसू बह जाते हैं कि काश। तो फिर भी आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे ये चाहे प्रसाद के रूप में मिला, लेकिन मिला। तो वो क्या होता था कि देव साहब भी को जब मैंने देखा कि जब गाने को वो सुनते थे, तो उसके जो लिप मूवमेंट है उनके, आप देखिए कितने परफेक्ट हैं, अलोंग विद द लिरिक्स ही मीन्स इट। अगर आप वो देख लें, दिल का भंवर करे पुकार, और वहां बर्मन दा ने वो जो जूम, वो भंवर का इफेक्ट म्यूजिक के थ्रू दिया है। और देव साहब जब कहते हैं, जब वो चल ऐसे हाथ अपने ऊपर करके चलते हैं, वो झूम के बदली है चाल भी, जो कहती है ना बिखरे हैं बाल भी, अच्छा तो ये दिल तुम्हारा हो गया। आई मीन you look at the lyrics and they have been so serious। जो आपके पैनलिस्ट बता रहे हैं बहुत खूबसूरत इनके ऑब्जर्वेशंस हैं। आई विल ऑलवेज रिमेम्बर दीज थिंग्स, कि वो उसके अंदर इन डेप्थ, ये कब होता है जब किसी के अंदर आप इतना एंथुजियाज्म, एक्सूबरेंस देखते हैं, जब कोई शख्सियत सोल से जागी हुई होती है। सोल पूरी दुनिया में हर शय की है, जुबान कोई खामोश नहीं है, क्योंकि उसमें कुदरत है। पत्थर के तिनके में भी है। वो प्रहलाद जैसा जो बच्चा था, वो कहता क्या इस पत्थर में भी है? उसने कहा हाँ, इस पत्थर में भी है। तब वो वहां से डाइवर्ट होता है। तो ये जो सोल रूप है, गीता में भी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तू आत्मा है, आत्मा बनकर काम कर। और देव साहब को आप लाइए, तो देव साहब वाज एक्चुअली व्हाट वाज कीपिंग हिम सो अलाइव। जब आपके अंदर जो वो सोल है पूरी जोर में जगी होती, तो आपकी वो जो जो आप जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो तो ऐसी कि अभी उनको आप और 100 साल दे दो तो वो ऐसे ही रहते। मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये जो है वो कहते हैं ना, इस शरीर में चलने वाला आत्मा,
देखने वाला आत्मा। तो ये जो आपकी चीज जब फुल फॉर्म में है तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट। एंड इनके केस में क्या था, जब ये बचपन में इनकी माँ बहुत बीमार हुई थी, ये मैंने गोडी साहब से सुनी है बात, तो वो बता रहे थे, मैं कभी कभी बात करती थी उनसे कि ये जो आपने गाने अब कैसे इतने खूबसूरत पिक्चराइज आपने किए हैं, आखिर आप जाके कहते क्या थे, सिंगर को आपने क्या, मैं आप आऊंगी इस पॉइंट पर, मैं भी बहुत, मुझे भी चिंगारी लग गई है जो मेरे अंदर से ये सब निकल रहा है। तो वो कहते हैं कि उनकी मम्मी को हो गया था वो टीबी, तो देव साहब 30 किलोमीटर दूर तपती धूप में, वो जिस तरह की वो बसेस होती हैं एसटी बसेस, उसमें कहा गया था कि इनको टीबी है तो इनको आप बकरी का दूध दीजिए। तो देव साहब डेली जाया करते थे और दूध लेके आते थे। कहते हैं पापे को, पंजाबी में बड़े भाई को पापा ही कहते हैं पापे को माँ की ऐसी दुआ लगी है कि जो देव साहब कहते हैं मैं 30 रुपए लेके आया था। इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा स्टार कि मतलब ये स्टार ये सब कहना भी, ये एडजेक्टिव्स छोटे पड़ते हैं उनके लिए। और वो जो आप कहना, जो उनकी शख्सियत थी वो उनकी पर्सनालिटी में, उनके पर्सोना में दिखाई देती थी। और ऐसा शख्स जो अपनी माँ के लिए जिसने इतनी सेवा की, आप बताइए वो क्या किसी के पैसे रख पाएगा, कभी सो भी नहीं पाएगा रात। और अगर आप देखें तो वो अपनी कला के लिए कितने ज्यादा उनको रात के को भी उठ के अगर कोई कह देना कि ये सीन कैसे होगा, और भाई बहुत बार लिखते भी होंगे वो कि अचानक आपको ध्यान आया और कैसे। और म्यूजिक की सिटिंग्स उनकी जो चलती थी, बाद में तो पंचम दाते, पहले एसडी बर्मन थे। एसडी बर्मन अपने में एक महान हस्ती रही है, और आप देखिए उनकी फिलोसफी उनके गीतों में भी झलक रही है, स्टोरी लाइन के थ्रू भी झलक रही है। कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई है सबकी देखी है सबकी जानी, हाथ किसी न आई कुछ तेरा न मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ। तो ये चीजें जो उन्होंने अपने अपने फिल्मों के जरिए, जितना आपने बयान किया बिल्कुल परफेक्ट बयान किया है। आप जितने पैनलिस्ट एक एक चीज जो बता रहे हैं उन्होंने बिल्कुल, और इसलिए वो बयान कहाँ तक दिल की किस तह तक गई हुई है कि ये एक ऐसा कलाकार है कि ये शताब्दियों तक हिंदी सिनेमा का एक स्टार जो हमेशा रहेगा, कोई इनको कभी भूल नहीं पाएगा, और ये ऐसे ही चमकते रहेंगे। कुछ लोग होते हैं जो जिनको कभी भूला नहीं जा सकता, और उनके बताए हुए रास्ते पर आगे का चलता है। और वो जो उन्होंने बताया, वो जो किताब का जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, वो अपने में एक बहुत ही बड़ा काम, क्योंकि इंडिया इज नॉट अ हिस्ट्री ओरिएंटेड नेशन। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। जब मैं जर्मनी गई थी तो उन्होंने जो अपने बंगलोज वगैरह बनाए हैं, उसमें उन्होंने जो हिटलर ने जब बॉम्ब्स डाले थे तो वो जो दीवारों में छेद हुए, उन्होंने उसको वैसे ही रिटेन करके अपनी दीवार बनाई, लेकिन उनको टच नहीं किया। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू कीप देयर हिस्ट्री इंटैक्ट, ताकि आने वाली जनरेशंस को पता चले कि क्या थे हम और क्या क्या हमारे साथ बीता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई लोग कहते हैं पीछे का मत देखो, इतिहास प्रेजेंट से जुड़ा है और प्रेजेंट जो है वो फ्यूचर से जुड़ा है। अगर आप प्रेजेंट में नहीं तो फ्यूचर कहाँ से आएगा? और अगर आपको पास नहीं पता है तो जो रियल आर्ट जो लोग जैसे साल्वाडोर डाली एक्सेट्रा जो आपने देखा है, मोजार्ट वगैरह, ये जिस दौर के लोग हैं, इन्होंने अपने आप को रिपीट कभी नहीं किया। दे वर वेरी क्लियर कि हमने हमारे यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कोई ऐसे गाता है हम पूरी कोशिश करते हैं हम वैसे का वैसे गाएं। तो आपकी जो अपनी आवाज का टिम्बर है, आपकी अपनी आवाज की डेप्थ है, वो कहाँ गई? वो कभी नहीं आएगी, आपका अपना कैरेक्टर कभी नहीं निकल के आएगा। और जो गाना आप गा रहे हैं उसके जज्बात क्या है, उस पे राइटर ने लिखा क्या है, उसको कैसे निभाइएगा। अब आप देखिए, आप देव साहब पे में आ रही हैं कि ये जो काला पानी का गाना है, हम बेखुदी में तुमको पुकारी चली गई, तो उसमें रफी साहब का एक इतना छोटा सा जो हम क्योंकि मैंने ख्याल गायकी सीखी है, तो जो आलाप किया है वो आलाप बिल्कुल छोटा है एकदम, लेकिन उसमें इतनी जान है कि गाने के स्टार्ट का आपको जैसे कि एहसास हो जाए। वो कहते हैं अब ये इतना छोटा सा है, चले गए हम बेखुदी में। तो
ये गाना ऐसे स्टार्ट, देखिए कितना अट्रैक्टिव है, कोई इतना सही करेगा तो आप रुक जाएंगे कि क्या कह रहे हैं, सुने हम क्या जी, कह रहे हैं। Same बहुत thing खूबसूरत when बहुत you hear खूबसूरत बयान आपका गिरिराज जी। बहुत बहुत अच्छी बातें आपने बताई, और वाकई में आपने जो उनके गीत मैं संगीत के आपके बारे में कहा। पैनलिस्ट के सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ, प्लीज नहीं माफ नहीं, बहुत कीजिएगा। मैं आपका अपना एक, आपने जो एक अपनी अलग बात कही है उसका बहुत महत्व है, और वाकई वो बहुत आपने यादें और भी एक बांटी और उनकी, बात आपको उनके बारे में। कहना चाहती हूँ, जी देव साहब मुझे कहते थे, जब भी देखते थे कहते थे तुझे तो मैं चलते फिरते कैमरे के सामने खड़ा कर दूंगा। He used to love talking to me, कहते तेरे तुझे खड़ा, मैंने कहा नो नो नो, यू विल नेवर बी एबल टू डू इट। मैं छोटी थी बहुत, ये बात मैं कर रही हूँ 1974 की। 75 में आई सैंग फॉर चेतन साहब फॉर हिमालय फिल्म्स, साहिब बहादुर, मदन जी उसका म्यूजिक दे रहे थे, वो भी तमाम बहुत सारी चीजें। और फिर गोल्डी साहब के साथ भी मैंने काम किया, तो बहुत सी बातें गाइड के बारे में पता चली। तो आई टुवर्ड्स द एंड आई बिकम लाइक अ फैमिली मेंबर फॉर आनंद फैमिली, यू नो। तो ऐसी बहुत बातें ये समय बहुत कम है जिसमें जी, बिल्कुल बयान बिल्कुल। करनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो आपके पास जो भी यादों का ज़ख़ीरा है उसमें से हम कुछ चीजें और दोबारा दूसरे दौर में बातचीत करें। मैं मैथिली जी आपके पास आना चाहता हूँ। जो बातें अभी तमाम लोग कह रहे हैं देवानंद साहब के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, एक तो उनकी एनर्जी के बारे में, दूसरा उनका पढ़ा लिखा होने के बारे में, एक एनलाइटेंड सोल होने के बारे में, और एक बहुत एक अलग तरह के एक्सपेरिमेंटल किस्म के एक्टर होने के बारे में या फिल्म मेकर होने के बारे में, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर देवानंद का जो भी उनकी फिल्मोग्राफी रही है, तो उसमें से कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिनको आप चुनना चाहेंगे, जिनके जरिए देवानंद की ये तमाम जो खासियतें जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, आप उनमें से किन फिल्मों को चुनना चाहेंगे? कहीं किसी के बैकग्राउंड में शोर आ रहा है, प्लीज मैथिली जी छोड़ करके बाकी सारे लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। अनम्यूट करिए मैथिली जी अपने आप को। हाँ जी, नहीं नहीं, सुन हाँ रहे? बोलिए। जी जी जी, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, ये तो मुझे देव साहब की जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है अपनी सिनेमा में, जो हीरो का इमेज को उसने एमोरल बना दिया है कि बिफोर अमिताभ बच्चन, बिफोर शाहरुख खान, वो डार्क शेड्स कैरेक्टर में जो है वो देवानंद की, आप देखिए बाजी में देखिए, और ये कोई भी, मुझे उनकी जो फेवरेट्स में सब पुराने फिल्म, मुझे तो एक फिल्म, ऐसी फिल्म कभी बनाई नहीं और इतनी हिम्मत थी वो फिल्म बनाने के लिए, वो बम्बई का बाबू। यू नो, उसमें जो संघर्ष चलता है उसमें कि बचपन में रिफॉर्म स्कूल में गए हैं तो उसको रिफॉर्म हो सकती थी, और उसके फ्रेंड था जो इंस्पेक्टर बना, क्योंकि जब बचपन में दोनों पकड़े जाते हैं, मालिक का पिताजी जो रिच है उनको बेल निकाल के छुड़ा देते हैं, और देव का जो बाबू कहते थे उनको, वो क्राइम में चले गए, उसमें से निकलने की कोशिश करते रहते हैं, मगर फिर भी वो खींच के सर्कमस्टेंसेस और सब उनको दूसरे वो एक बड़ी जमींदार की बेटे की ऐसा कि उनके he has to go and infiltrate that family and say that I am the lost son की, तो ना, और उधर जाके सुचित्रा सेन जो अपनी बहन है, तो उनके भाई से वो जो, इट्स अनथिंकेबल कि एक इंडियन फिल्म में बायोलॉजिकली दे आर नॉट ब्रदर एंड सिस्टर, बट सोसाइटी सीज देम एज एक भाई बहन के जैसा, मगर वो जो रिलेशनशिप इतनी खूबी, इतनी सेंसिटिवली किया है। जब कल ही देख रही थी वो फिल्म में, तो आखिर में चल रही सजनी अब क्या सोचे, वो जब गाना चल रहा था, मुझे लगता है कि ये देवानंद की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स, उसकी जो कैरेक्टर ग्राफ जितना निकलता है, वो इतनी कि वो हीरोइज्म के लिए एक दूसरी उससे डेफिनेशन देते हैं कि आप जाके टैक्सी ड्राइवर देखे, मुझे टैक्सी ड्राइवर, बाजी, सीआईडी, गाइड तो सबकी फेवरेट है कि एक दूसरी मोड़ दिया है हिंदी फिल्म के लिए, वो हिंदी फिल्म की हीरोइन की सेंट्रल
कि वहीदा जी बोलती थी कि कितने सारे लोग जो इंडस्ट्री में उन्हें कहा कि ये फिल्म मत करो तुम, यू कांट प्ले लाइक अ अडल्ट्रेस जैसा कैरेक्टर, मगर उसने सुनी नहीं और वो कहाँ से कहाँ पहुंची है वो फिल्म के द्वारा। और ये जो मैंने सौम्या जो कही कि एक फेमिनिस्ट एलाई, वो भी जो दैट रेस्पेक्ट, इनेट रेस्पेक्ट फॉर विमेन। आप पहली फिल्म देखिए टैक्सी ड्राइवर, उसमें उसका नाम मंगल है, सब उसको हीरो कहते हैं, मगर कैसे वो जो सोफिस्टिकेशन और अर्बेनिटी, पुअर है, एक घर में एक रूम में रहता है, और जब ये लड़की ढूंढ के, वो एक म्यूजिक डायरेक्टर को ढूंढ के आती है तो उसको अंदर जाके सोने को बोलता है कि, और वो बाहर टैक्सी में सोता रहता है, कि इतनी मतलब वेरी शी इज इनोसेंट, उसका इनोसेंस प्रिजर्व करके ये करते हैं। और एक खूबी है कि जो बॉम्बे नोवार जो एक दौर चली एक 50s में कि द अंडरवर्ल्ड, जो ये अंडरवर्ल्ड बिल्कुल डिफरेंट है जो लेटर 80s में और दीवार वो फिल्म्स में, इसमें थोड़ा टच ऑफ इनोसेंस है, इतनी वायलेंस नहीं है जितना बाद में आया था फिल्म्स में, मगर फिर भी वो रिलेशनशिप्स, वो जो मतलब इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ वो पूरा माहौल क्रिएट किया है वो टैक्सी ड्राइवर में, चेतन आनंद की खूबी है। और जो बॉम्बे सिटी, मैं आई कॉल इट एन ओड टू बॉम्बे सिटी, कि सिटी का कितना इतनी पार्ट, आप क्रेडिट्स में देखे तो आखिर में लिखता है एंड द सिटी ऑफ बॉम्बे सबके नीचे। और आप CID में भी देखिए तो ऐसा देखे तो थ्रिलर की तरफ से वो इतनी, आजकल के जमाने से देखे तो इतनी थ्रिल्स नहीं है, थोड़ा प्रिडिक्टेबल है, फिर भी वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स जिसमें बॉम्बे की सबवेज और बॉम्बे की जो ट्रेन से उस सिटी को इधर जीवित कर देते हैं, कि जस्ट नॉट ए बैकग्राउंड नहीं होते, ये सिटी भी एक किरदार बन जाती है फिल्म्स में। तो ये मुझे ये लगता है कि उसकी अवेयरनेस, कंटेम्प्ररी अवेयरनेस जो थी देव साहब की फिल्म्स में, इसीलिए उसने 71 में ये हरे कृष्णा हरे राम बनाया, जब भी हिप्पी कल्चर आ रही थी और वेस्टर्नाइजेशन की जो दौर चल रही थी, तो उसमें 2 थीम्स कंबाइन किया है कि राम का नाम बदनाम ना करो, वो गाने हैं ना, जब ये दम मारो दम हरे कृष्णा हरे राम, एक होली चैंट दैट वाज गिवन बाय अ सेंट चैतन्य महाप्रभु, उसको आपने जिस डिस्टॉर्शन के साथ यूज कर रहे हैं, मगर बहुत सारे मैसेजेस उसमें जुड़ गए हैं कि डिवोर्स इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, इसीलिए फैमिली बिखर गई है, और बहुत सारे, मगर ये आई थिंक वन ऑफ द फिल्म्स उसकी डायरेक्शन में जो बहुत चली है। बाद में लेटर फिल्म्स उसने बनाते गए, उसके एंथुजियाज्म को हम सैल्यूट कर सकते हैं, मगर वो फिल्म्स चली नहीं। मगर हरे कृष्णा हरे राम कॉट दैट वाइब ऑफ दैट 70s का हिप्पी कल्चर, सो दैट आई कॉल हिज contemporary awareness and a sophistication of thinking, कि ये कैसा, ये दौर का जो इन्फ्लुएंसेस चल रहे हैं इस सोसाइटी में, उसको फिल्म में कैसे ला सकते हैं, कि मगर उसका मैसेज ड्रिवन ऐसे की प्रीचीनेस नहीं है, वो सर्मन नहीं दे रहे, फिल्म में एंगेज कर रहे हैं। और एंड देन द नंबर ऑफ न्यू कमर्स इसने लाए हैं, कि जैसे वो कैरेक्टर जो जसिन हरे कृष्णा हरे राम ने, जैसे उसने जीनत अमन को चुना, 6 months के बाद उसको जस्ट एज अ पार्टी में देखा था तो उसको ये किरदार दिया, जैसे बाद में टीना मुनीम को उसने फिल्म्स में लाया है। और ये जो नोयर और एमोरल कैरेक्टर, मतलब टुवर्ड्स द एंड थोड़ा उसके कैरेक्टर अपने आप को सुधार करने की कोशिश कर रहा
देवानंद उधर से निकलने की कोशिश, वो स्ट्रगल पोर्ट्रे करता है। तो ये वाला जो है एक न्यू हीरो was introduced to हिंदी फिल्म। ऐसा देखे तो किस्मत में भी द फर्स्ट क्रिमिनल हीरो ऑफ हिंदी सिनेमा था, मगर ये तो एक आध फिल्म थी। मगर ये जो ग्राफ है, जो फिल्म्स उसने गुरुदत्त और राज खोसला के साथ बनाया 50s और अर्ली 60s में, वो एक वेरी स्पेशल एटमॉस्फेयर, माहौल क्रिएट करती है फिल्मों की। और सब ब्लैक एंड व्हाइट के इस्तेमाल, क्योंकि वो फिल्म नवार में जो शैडोज प्ले करती हैं सिनेमाटोग्राफी में, एक फिल्म वीके मूर्ति ने भी शूट किया है उनकी, मुझे याद नहीं है किस फिल्म के, जो अर्ली फिल्म्स में। तो वो सिनेमाटोग्राफी और नवकेतन जो नयापन कभी भी उसके खोज में थे, समथिंग न्यू दैट इज कंटेम्पररी वो फिल्म में लाने के लिए, एंड दैट विद अ टच ऑफ दैट सोफिस्टिकेशन नेवर लीव्स देवानंद along with him. That urbanity and that sophistication are the things that you remember him. And गाने के जिक्र ने किया जी, गाने के जिक्र ने किया है। मुझे लगता है कि कंसिस्टेंटली आप पहले से भी देखिए, कोई भी फिल्म, देवानंद की फिल्म के म्यूजिक, चाहे एस.डी. बर्मन हो, चाहे ओपी नैयर हो, एक स्पेशल क्वालिटी लाते थे ये म्यूजिक के लिए। और शुक्रिया, उसने हम बेखुदी में तुमको पुकारते चले गए, और ये प्लेफुल, उसमें जितनी सारी दर्द है उसमें, और एक नशा सी जैसी है वो गाने में। और जो ये अभी ना जाओ छोड़ के, एक वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स एज ए कॉन्वर्जेशन, कि दोनों के बीच में बातचीत चलती है, वो जो आई थिंक इज एन एवरग्रीन सॉन्ग, कि वो कभी भी रेलेवेंट रहेगी जी, अभी न जाओ छोड़ के। तो उसकी फिल्म सॉन्ग टेकिंग का, वो डायरेक्टर कोई भी हो, उसमें देव साहब का हाथ भी है, जो जिस तरह से उसने वो अपनी सॉन्ग पिक्चराइजेशन में अपनी एक खासियत लाते थे ना, वो तो अनफॉरगेटेबल जैसी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक अफसोस जो रह जाती है, अच्छा है एंथुसियाज्म, ही केप्ट वर्किंग। मैंने उनकी फिल्म बुक रिलीज के लिए गई थी, जो ऑटोबायोग्राफी के साथ, और वो सच ए हॉस्पिटेबल होस्ट, सबको पूछते हैं, और सब कि मैं तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इंटरव्यूज के लिए जाती थी नहीं, मगर फिर भी ना, ही सो कर्टियस, दैट इनेट कर्टसी with journalists, and some of my senior journalist friends have said कि उनको देव साहब का वो जमाना था जब उनको फोन किया तो वो खुद फोन उठाते थे, बीच में कोई सेक्रेटरी नहीं आता था। जी, very true. I personally had a very nice thing. You will all laugh. Once I called him up, he picked up the phone and he says, "Hey, hi, Zini." I said, "I'm not Zini. I'm Dinraj here." And he just laughed, It was such a sweet moment, I tell you. I'll never forget. जी, अजय जी, आपके पास आता हूँ। जो बातें अभी तक हमारे तमाम पैनलिस्ट ने कही, मैं एक तो आपसे जानना चाहूंगा, आप उसमें अपनी तरफ से जोड़ेंगे जो भी, और मैं जो सवाल मैंने मैथिली जी से पूछा था कि भाई, आपको अगर देवानंद की तमाम फिल्मों में से उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियां चुननी हो, गाइड तो है ही एक फिल्म निश्चित तौर पर, वो उनके, मेरे हिसाब से तो उनके अभिनय का चरम उत्कर्ष भी गाइड ही है, और जिस तरह का उन्होंने काम किया है। लेकिन उसके अलावा जो फिल्में होंगी, वो कौन सी फिल्में होंगी जिनको आप चुनना चाहेंगे? फिल्मों में जैसा आपने खुद कहा कि गाइड होगी, और मुझे एक तेरे मेरे सपने उनकी फिल्म आई है थी, वो मुझे अच्छी लगती है। हरे रामा हरे कृष्णा भी है। मुझे उनकी ब्लैक एंड व्हाइट दौर की जो फिल्में हैं, जहाँ पे वो बॉम्बे नॉयल लेके आते हैं, और शहरी जो शहर बन रहे थे, महानगर डेवलप हो रहा था, मुंबई बन रहा था, उस समय की मुंबई को लेकर के एक बेरोजगार युवा जो मुंबई में आता है, जो उतना आदर्शवादी नहीं है, जो मैथिली जी बता रही थी कि आदर्शवादी नहीं है वो, और सफल होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, अपने लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन
वह उच्छृंखल नहीं है, वह कानून को अपने हाथ में उस तरीके से नहीं लेता है, अमिताभ बच्चन नहीं बना है वो। हाँ? एक अनैतिक है वो, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी नैतिकता के चादर में रहता है वो, और उस हिसाब से आगे बढ़ता है। रोमांटिक तो है ही वो, रोमांस उसके जीवन में है। तो इन सारी चीजों को लेकर के आप चलेंगे तो देवानंद की का कंट्रीब्यूशन हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो त्रयी थी उस त्रयी को संदर्भ में हमेशा रखना होगा। दिलीप साहब क्या कर रहे थे, राज कपूर क्या कर रहे थे, और इन दोनों से जो ये दोनों जो नहीं कर रहे थे उसको देवानंद कैसे पूरा कर रहे थे, और वो समय की आवाज थे। दिलीप कुमार के किरदारों में कहीं ना कहीं फिक्सियस चीजें लगती हैं, एक काल्पनिक समाज है, एक दुनिया है, एक देवदास है, एक तमाम चीजें हैं। लेकिन देवानंद को जो फिल्में मिली, चाहे गुरुदत्त की वजह से हो, राज खोसला साहब की वजह से हो, या चेतन आनंद की वजह से हो, जिसकी वजह से हो, उस समय के उनके जो डायरेक्टर रहे, खुद देव साहब की भी पसंद रही होगी, और उस तरीके की फिल्में आई। उन फिल्मों के संदर्भ में ही अगर हम देवानंद को देखेंगे तो देवानंद का सही मूल्यांकन कर पाएंगे। देवानंद सक्रिय रहे, सदाबहार रहे, चिरयुवा रहे, ये सब अब मुहावरे बन गए हैं, इस पर हम ज्यादा बातें नहीं करें तो बेहतर रहेगा। हम इस बात पर बात के आखिर उनका कंट्रीब्यूशन हिंदी फिल्मों में क्या है जो बाद के दिनों में हम सीख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। मुझे कंटेम्पररी निर्देशकों में एक श्रीराम राघवन दिखते हैं, जो कहीं ना कहीं देव साहब के स्टाइल को लेकर के, उनकी फिल्मों में जो स्टाइल आया था उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और आज भी उनको जिंदा रखा हुआ है उन्होंने, चाहे वो गुरुदत्त का स्टाइल रहा हो या देवानंद साहब की अपनी अभिनय की शैली रही हो। पर्दे पर भी उसे पेश करने की कोशिश करते हैं वे। बाकी लोगों ने सच में भुला दिया है देवानंद को, और देवानंद अब आज की कंटेम्पररी पीढ़ी बिल्कुल नहीं याद रखती उनको। उनको जिन लोगों का संसर्ग हुआ देव साहब से, उनकी बाद की फिल्मों से हुआ, और बाद की फिल्मों को लोग हंसते हुए याद करते हैं, यार ठीक है फिल्में बनाते थे लेकिन कैसी फिल्में बनाते थे, इस तरीके की बात करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि किसी भी क्रिएटिव व्यक्ति में जब वो अपने उतार पर होता है, जब अपने किनारे लग रहा होता है, उस समय की फिल्मों को लेकर उसकी आलोचना करना, उस समय के काम को लेकर उसकी आलोचना करना, उस समय के जो कमतरी उसमें आ गई है उसको लेकर उसकी आलोचना करना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। हम उसके महत्तम योगदान को देखें, जब वो अपनी क्रिएटिव हाइट पे था, क्या उसने कंट्रीब्यूट किया, तो उस तरीके से अगर देवानंद को देखेंगे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुझे कई बार मौका मिला देव साहब से मिलने का, और आखिरी मुलाकात मुझे जो हुई थी, और कितना इन्वॉल्व रहते थे अपने काम को लेकर के। मुझे याद है आखिरी मुलाकात कहीं अंधेरी में एक बहुत खस्ता हाल स्टूडियो में अपने गाने की रिकॉर्डिंग करने आए थे। हम सभी जानते हैं आखिरी दिनों में उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, और वहां हमारी मुलाकात हुई थी। और जब उन्होंने वे हक करते थे, अपने सीने से लगाते थे, अखबार लेते थे, और जब पीठ पर उनके हाथ गया तो मैं सिहर गया था, पूरी ठठरी एकदम, पीठ की हड्डियां उंगलियों में धस रही थी, ऐसा लग रहा था, मैं डर गया था एकदम। और देव साहब, किसी ने कहा बहुत अच्छी, हर पार्टी में, अभी मैथिली जी ने कहा, पार्टी के लिए बुलाते थे वो, और सबका नाम याद रखते थे। और एक बात जो किसी ने कही, शायद देव साहब खुद को हमेशा थर्ड पर्सन में बताते थे, कभी मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे कि मैंने ऐसा किया, देव ने ऐसा किया, देव डिडंट लाइक इट, देव लाइक्ड इट, इस तरीके से बोलते थे। और कई बार तो फोन उठाने के बाद खुद ही कह देते थे देव इज नॉट हियर, और आप उनकी आवाज पहचान रहे हैं और वो कहते थे देव इज नॉट हियर, तो आप स्वीकार कर लेते, ठीक है भाई देव इज नॉट हियर, तो आप नहीं मान। और जो उनसे सीखने वाली बात है कि कैसे एक कर्मयोगी, एक कर्मठ व्यक्ति अपने घर में अपने समय का पालन करता है और पढ़ता रहता है, लिखता रहता है, निरंतर मशगूल रहता है अपने काम में, अपने क्रिएटिव अर्जेंस को लेकर के। और ये किस्सा तो सबने सुना होगा, जूते पहन लेते थे, कपड़े पहन लेते थे, फिर वे अपने ही घर के ऑफिस में जाते थे ऊपर की तरफ, बगैर हम लोग जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम में करते हैं ना, कि नीचे अपना कुछ भी पहन लिया, ऊपर शर्ट एक अच्छी सी हो तो हो गया काम खत्म। ऐसा वे बिल्कुल नहीं कर सकते थे। वर्क फ्रॉम होम भी रहता उनका तो बूट पहन के बैठे होते आज भी। ये सब बहुत सारी बातें हैं जो देव साहब के बारे में की जा सकती हैं। मुझे लगता है समय कम है, हम लोग समय क्रॉस कर चुके हैं, और आज पैनल बहुत ज्यादा है। तो अमिताभ, अगर दूसरा राउंड होता है मैं पारेख साहब के पास आता हूँ, पारेख साहब के पास आऊंगा। जो बातें
आप तमाम लोगों ने कही हैं, आप सबने, और उनको समेटते हुए मैं पारक साहब से जानना चाहूंगा, जैसे कर्मयोगी की बात कही और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात उनकी ऑटोबायोग्राफी के संदर्भ में आई कि वो किस तरह के शानदार लेखक थे। सच बात है, जिस तरीके से उन्होंने लिखा और बहुत ईमानदारी से उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, जिसका जिक्र यहाँ पर हुआ कि अपने अपने अंतरंग संबंधों के बारे में, या इवन जो सुरैया से उनका प्रेम था, जो उस प्रेम संबंध के बारे में उन्होंने कितने विस्तार से और कितना उसको बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। अपने भाइयों के बारे में, राजनीतिक लोगों के बारे में, कृष्ण मेनन का जिक्र यहाँ पर आया। उन्होंने जयप्रकाश नारायण से उनकी कैसे मुलाकात हुई, जब जॉनी मेरा नाम की शूटिंग कर रहे थे, कैसे वो मिले, उसके बारे में लिखा है। कैसे उन्होंने इंदिरा गांधी के टाइम पर फिर नाराज होकर के इमरजेंसी के टाइम पर कैसे पार्टी बनाई उसके बाद में, उसके बारे में लिखा है। कौन कौन उस पार्टी में आए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सब। तो ये जो चीजें कहीं ना कहीं उनकी जो एक बेसिक ईमानदारी थी, और एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान जो कि अपने समय को, अपने सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं था, वो अपने समय को समझते भी थे और उसमें जरूरत पड़ने पर इंटरवीन भी करते थे। ये उनकी उस किताब से देखने को मिलता है। फारूक साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, देवानंद का जो ये हम लोग बात कर रहे हैं, तो उनका जो पूरा व्यक्तित्व था, आप चूंकि हम बाकी जो अभी अजय जी ने बात कही कि उनकी जो त्रयी है, त्रयी को भूलना नहीं चाहिए कि वो क्या कर रहे थे, दो लोग जो क्या कर रहे थे और वो क्या नहीं कर रहे थे, उसको देवानंद ने कैसे फिल किया उस गैप को। आप उस गैप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर आपको देवानंद को की फिल्में चुननी हो, जो उन्होंने इतनी सारी फिल्में की हैं, उसमें से कौन सी ऐसी 4-5 फिल्में होंगी जिनको आप मानेंगे कि हाँ, वो हिंदी सिनेमा के इतिहास का जो एक क्लासिक वाला दर्जा होता है? जैसे गाइड के बारे में हम लोग सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और फिल्म, जैसे हम दोनों हो सकती है। हम दोनों के बारे में यहाँ गाने का जिक्र आया, हम दोनों जो फिल्म थी उसका जो साहिर का जो कंट्रीब्यूशन है, जयदेव का जो कंट्रीब्यूशन है, मोहम्मद रफी का जो कंट्रीब्यूशन है, लता मंगेशकर ने जो अल्लाह तेरो नाम गाया है, वो जो एक बात, जो एक अमर अमर गाना हो गया, वो हिंदुस्तान का एक अलग तरह की प्रार्थना है। या वो जो उसी में दूसरी प्रार्थना जो नंदा के ऊपर पिक्चराइज हुई है, नाम जो मैं गाना भूल रहा हूँ इस वक्त, लेकिन वो शानदार दोनों गाने हैं। या फिर जो, हाँ नहीं, अल्लाह तेरा नाम तो है ही, वो उसके अलावा एक और गाना है जो नंदा के ऊपर पिक्चराइज हुआ है, और जो उसमें वो गाना मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया, ये इस तरह की बातें। तो ये जो चीजें हैं, ये जो एक फिलोसफी कुल मिलाकर के उनका सिनेमा देता है, इम्पोर्टेंट है। और फिल्म के जी साथ आप देखिए ना, हर को धुएं में उड़ाता चला गया, वेरी इंपॉर्टेंट लिरिक्स। और ये जितने भी गीत हुआ करते थे वो फिल्म की थीम के साथ, अगर फिल्म बढ़ती जा रही है तो वो गीत आपको हेल्प कर रहा है फिल्म को आगे बढ़ाने में। वो म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट म्यूजिक है, पार्ट ऑफ द फिल्म, नॉट जस्ट वो समझ उनमें थी। आपने गानों जैसा के लिए आपने जी दिलराज जी, जो आपने बताया था, बिल्कुल यकीनन एक बड़े फिल्मकार में वो समझ थी। जो गाना मैं भूल रहा था उसका मुझे याद आ गया, प्रभु तेरो नाम जो ध्याए सुख पाए, जो नंदा के ऊपर पिक्चराइज हुआ है, वो बहुत शानदार गीत है। वो एक अलग तरह की प्रार्थना है, और अल्लाह तेरो नाम एक अलग तरह की प्रार्थना है। फारूक साहब, आपसे मैं आपकी जो कुल मिला करके देवानंद के बारे में जो आपकी राय है, या जो उनकी जो छवि आपके मन में उभरती है, आप उसको किस तरह से जाहिर करना चाहेंगे? सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने असमंजस की बात कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा था, 2 दिन सोचने में लगा है कि मुझे शामिल होना चाहिए इसमें। क्योंकि देवानंद के बारे में जो इतनी अच्छी बातें हुई है, मैं तो ज्यादातर, जैसा मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, कि मेरे लिए कोई फिल्मकार सिर्फ फिल्मकार होता है। वो अपनी पर्सनल लाइफ में कैसा है, किस तरह का है, कैसा व्यवहार करता है, उसे मुझे कोई खास मतलब नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास उससे जानने का कोई खास जरिया नहीं होता है। इनकी आत्मकथा आ गई है, लेकिन मैंने फिल्म वालों की आत्मकथा भी आमतौर पर नहीं पढ़ता, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि वो कैसे थे। जैसे भी थे, बहुत अच्छे थे और हमारे लिए प्रिय थे। दूसरी बात जो है, जो अजय ने कही, यहाँ पर ये निश्चित है कि जो बातचीत हुई है, मैथिली जी ने ज्यादा की है, तो भी अजय ने भी की है, लेकिन ज्यादातर संस्मरण ही सुनाए गए। सौम्या ने भी की है कुछ फिल्मों के बारे में। मेरा अपना विचार है कि जब हम देवानंद के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वास्तव में शुरू के 25 साल के बारे में बात कर रहे होते हैं। आखिरी 40 साल के बारे में प्राय बात नहीं करते। उस 40 साल में उन्होंने 20 फिल्में नवकेतन के लिए बनाई, उसमें से एक भी फिल्म के बारे में हम बात नहीं करते। यानी कि देवानंद अगर जीवित रहते हैं एक फिल्मकार के तौर पर, तो वो 25 साल का जो शुरुआती अरसा है,
1946 से लेके, बल्कि कहना चाहिए कि 1948 से जब जिद्दी बनी थी, वहां से लेकर हरे राम हरे कृष्ण और तेरे मेरे सपना जो 1971 में बनी। तो एक तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो बातें, वो जो उसके बाद की फिल्में हैं उसमें कुछ सफल भी हुई है, ज्यादातर नाकामयाब हुई है, अब कोई याद भी नहीं करना चाहता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए ये एक तरह का फिल्म बनाना जो है जुनून की तरह था, और वो उस जुनून में लगे रहे, भले ही लोगों ने उसे पसंद किया हो या न किया हो, इसलिए उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। रही बात जो शुरू के 25 साल, शुरू के 25 साल में निश्चित रूप से बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है उनका। वो कंट्रीब्यूशन क्या है? वो मेरे ख्याल वो रेफरेंस वही है, दिलीप कुमार और राज कपूर, जिनके साथ में इनको जोड़ कर देखा जाता है। दिलीप कुमार और राज कपूर जो है वो उस समय के उस यथार्थ को के साथ जुड़े हुए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो नेहरू एरा को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन देवानंद की फिल्में जो है नेहरू एरा को रिप्रेजेंट नहीं करती। वो न ट्रेजेडी के रूप में और न उस यथार्थ के रूप में जो कि उस समय था। वो एक बहुत ही संघर्षशील समय था। वह उस कहना चाहिए कि उस दौर को या उस हिस्से को रिप्रेजेंट करती है जिसे कि सही कहा है, एक रोमांटिक दौर। यह रोमांटिक दौर उस समय आया नहीं है, वो रोमांटिक दौर एक सपना है। और देवानंद की फिल्में एक तरह से उस सपने के लिए संघर्ष करते हुए मिडिल क्लास शहरी व्यक्ति की फिल्में हैं, मिडिल क्लास शहरी की। न वो दिलीप कुमार की तरह 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 की भूमिकाएं कर सकते हैं, न बलराज साहनी की तरह, न राज कपूर की तरह। उन्होंने गांव के भी रोल किए हैं, शहर के भी रोल किए हैं, गरीब के भी रोल किए हैं, अमीर के भी रोल किए हैं, लेकिन देवानंद ने केवल और केवल शहरी मिडिल क्लास के रोल किए हैं। और उस शहरी मिडिल क्लास में भी आप देखेंगे कि बहुत विविधता नहीं है। ये लेकिन ये जो एक रोमांटिसिज्म की जरूरत थी उस दौर में, वो रोमांटिसिज्म जो है उसको प्रोवाइड करने का काम देवानंद की फिल्में करती है। तीसरी बात है कि ये रोमांटिसिज्म उस नई जनरेशन को बहुत ही प्रिय था, वो उनके हृदय की इच्छा थी, उनके दिल की इच्छा थी, इसलिए देवानंद जो है वो बहुत ही लोकप्रिय हुए। आप देखेंगे कि वो लोकप्रियता किस हद तक थी कि मुझे नहीं पता, लेकिन शायद 2-3 जने तो यहाँ है ही जो उस समय यंग थे, जिस समय सचमुच के देवानंद यंग थे। यंग तो वो चिर युवा तो हमेशा ही रहे, लेकिन जब वो सचमुच के यंग थे तब उनके कपड़े, उनके बाल बनाने की स्टाइल, उनके बोलने की स्टाइल, हर चीज की नकल युवा लोग करते थे। वो पहला स्टार ऐसा था जो सचमुच का स्टार था। मुझे पता नहीं कि एक एक्टर के तौर पर उनका क्या मूल्यांकन होगा, क्योंकि वह उस दौर के जो एक्टर थे, दिलीप कुमार और राज कपूर ही नहीं, गुरुदत्त और बलराज साहनी भी थे, अशोक कुमार भी थे, उन सब के बीच में देवानंद का मूल्यांकन एज एक्टर कैसे होगा, लेकिन स्टार तो निश्चित रूप से वो सबसे बड़े थे। और स्टार के रूप में वो लोगों के दिलों पर राज करते थे, और वो आज इस बातचीत में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जब देवानंद के बारे में बात करें तो ये रेफरेंस तो हमारे सामने होना ही चाहिए। जहां तक सोच और समझ का सवाल है, उनकी फिल्में कोई बहुत अपने समय के साथ जुड़ती जरूर थी, लेकिन बहुत सुपरफिशियल ढंग से। आमतौर पर कुछ अपवादों को छोड़ दें तो आमतौर पर बहुत ही सुपरफिशियल ढंग से जुड़ती थी। उनका ध्यान तो जाता था समस्याओं की तरफ, लेकिन उन ध्यान जिस समस्याओं की तरफ जाता था उसका एनालिसिस करके, उसकी जटिलताओं को समझकर पटकथा लिखने की क्षमता उनके अंदर नहीं थी। इसलिए जब उन्हें खुद फिल्में बनाई अपने भाइयों से अलग या दूसरे लोगों से अलग, तो वो पूरी तरह से नाकामयाब रहे। लेकिन निश्चित रूप से शुरू के 25 साल और उसमें दी हुई फिल्में, आप चाहते हैं कि मैं कुछ फिल्मों के नाम लूं, नाम लिए जा चुकी हैं वही फिल्में हैं। टैक्सी ड्राइवर हैं निश्चित रूप से सबसे पहली फिल्म जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और चेतन आनंद उसके डायरेक्टर थे।
गाइड निश्चित रूप से वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। काला बाजार है, बम्बई का बाबू है, गुरुदत्त के साथ जो फिल्म बनाई बाजी वो है। इस तरह से आप मतलब कुछ बहुत हम दोनों की फिल्में हैं, हम दोनों हैं, फ्लॉप किस्म की कुछ 5-10 फिल्में इस दौर के। उसके अलावा बाकी सभी फिल्में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन जी 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 धीरे 2-3 चीजें उन्होंने की, मैं खत्म कर रहा हूँ बस। क्या कि इसी दौर में उन्होंने बोलने की एक स्टाइल बनाई अपने, इसी दौर में चलने की स्टाइल बनाई, और इसी दौर में उन्होंने जो है कपड़े पहनने की स्टाइल बनाई, और वो स्टाइल फिर उनसे चिपकी रह गई जिंदगी भर, उसे वो कभी बाहर नहीं निकल सके। इसलिए वो कभी भी वह नहीं बन सके जो कि दिलीप कुमार हैं या गुरुदत्त हैं या बलराज साहब। जी जी आपने बहुत एकदम कहते हैं कि बहुत खरा उनका विश्लेषण किया है और अपनी स्टाइल में। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि स्टाइल आइकन वाली जो बात जो नहीं बिल्कुल ठीक है। आपने जो आप जो सोचते थे आपने वही कहा है, यही हम चाहते भी हैं। लेकिन ये कि जो स्टाइल आइकन वाली बात है वो निश्चित तौर पर उनके साथ जिस तरह से जुड़ी है, और जो उनकी दीवानगी का आलम था, जो बाद में मतलब कह सकते हैं कि राजेश खन्ना को लेकर के उस तरह की दीवानगी देखी गई, ये उस तरह की दीवानगी शायद दिलीप कुमार या राज कपूर की उस तरह की नहीं थी, खासतौर से महिला दर्शकों के बीच में जैसी दीवानगी देवानंद की देखी गई। लेकिन ये जो बात है, यहाँ सारी बातें चूंकि अब हो चुकी हैं, बहुत सारे उनकी शख्सियत के और उनके काम के बारे में बहुत सारे एनालिसिस हो चुकी है। तो जो चीजें मतलब समझ में आती हैं आज, एक तो वो कि बहुत काम करने का उनके अंदर जुनून था, जोश था, और वो इस बात से बहुत प्रभावित नहीं होते थे कि उनकी फिल्म चली या नहीं चली। वो एक फिल्म फ्लॉप होने के बाद या एक फिल्म आ गई सिनेमाघर में रिलीज हो गई, उसका क्या हश्र हुआ नहीं हुआ, उसके बाद वो दूसरी फिल्म में जुट जाते थे। ऐसा उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा और ऐसा हम लोगों ने देखा भी है लगातार कि बहुत सारी फिल्में उनकी आई, जो कि सही बात है कि वो उतनी सिग्निफिकेंट नहीं रही, या कह लें कि बिल्कुल भी उनका असर नहीं पड़ा समाज पर, लेकिन उसके बावजूद वो फिल्में बनाते रहे और अपने समझ से वो लगातार वो थीम्स चुनते रहे जो कि उनको कहीं ना कहीं लगती थी कि वो कंटेम्परेरी हैं। लेकिन ये भी सही है कि उन्होंने कुछ कुल मिला करके, जो शहरी मिडिल क्लास युवा की बात यहाँ पर कही गई, तो जो 40, 50, 60 के दशक का युवा था, उसकी तमाम जो भी चिंताएं कह लीजिए या जो उसकी सोच कह लीजिए, जो भी वो सोचता था अपने करियर के बारे में, समाज के बारे में या अपने निजी जिंदगी के बारे में, वो सारी बातें उन्होंने पर्दे पर अपने किरदारों के जरिए अभिव्यक्त की हैं। और वो किरदार जो है वे आज भी जब हम देखते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर बात हो रही थी कि हम जब वो फिल्में देखते हैं तो हाँ, हमें याद आता है कि हाँ, वो उस दौर को किस तरह से रिफ्लेक्ट करते थे, और आज वो उनका रोमांस का स्टाइल जो है वो हमारे लिए आज भी जो है वो एक कहना चाहिए रेफरेंस की तरह काम आता है, या एक जो स्टाइल बुक की तरह काम आता है आज के एक्टर्स के लिए भी और आज के दर्शक के लिए भी, कि हाँ वो देख सके कि हाँ भाई ये भी एक तरीका था हीरोइन को उसके साथ रोमांस करने का। जो गाना है उनका कि माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। तो इस तरह की बातें हैं जो किशोर कुमार, जैसा मैंने पहले भी कहा कि किशोर कुमार, मोहम्मद रफी जैसे गायकों के जरिए वो ये सारी बातें अभिव्यक्त हुई हैं। बहरहाल देवानंद की शख्सियत के बहुत सारे आयाम आज हमने छुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को देवानंद पर यहाँ पर एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, बेशक सक्सेस से हम देखते हैं किसी भी आर्टिस्ट को, लेकिन he was in the later part, he was very futuristic in his subjects. I'm not saying they were not well written, they were not well directed, या उनका अच्छा निर्देशन नहीं था या ये नहीं था, लेकिन आप देखिए वो टाइम्स को है, वो जिस तरह के सब्जेक्ट उन्होंने चुने वो फ्यूचरिस्टिक है, किसी ने नहीं सोचा। जी जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। ये इसी मतलब आपकी इस बात को सुनकर के मुझे वो सिमी ग्रेवाल के साथ उनकी बातचीत याद आ गई, जिसमें वो दरअसल मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं, डेथ के बारे में बात कर रहे हैं, और वो एकदम बहुत ही वाकई में बड़े डिटैच होकर के उस सारी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। वो अपने आप में एक बहुत विलक्षण बातचीत है, उसको हमें सुनना चाहिए। जिन लोगों ने नहीं सुना उनको सुनना चाहिए कि वो एक इतना बड़ा अभिनेता अपने करियर के बारे में, अपनी फिल्मों के बारे में तो बात कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ में जीवन के प्रति और मृत्यु के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है उसके बारे में बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो उनकी व्यक्तित्व की एक विराटता थी वो कहीं ना कहीं निकल करके आती है। बहरहाल ये बातचीत आज की बहुत दिलचस्प रही है, और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे दर्शकों को इस बातचीत के जरिए देवानंद की शख्सियत को, उनके काम को समझने में मदद मिलेगी, और देवानंद का क्या योगदान रहा है हमारे हिंदी सिनेमा में वो उसको भी अप्रिशिएट कर पाएंगे। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने बहुत अच्छे उनके बारे में विश्लेषण किए।
माफ कीजिएगा, कभी कभी जो बहुत इन डेप्थ चीजें होती हैं वो बहुत सादगी से बयान होती, तो उसको कोई रूम दिया नहीं जाता। ये भी एक बात है, मैं किसी की अच्छाई बुराई नहीं कर रही, इट इज एप्लीकेबल टू एवरी आर्टिस्ट कि कई जी चीजें जी आपके कोई गाने को लग रहे हैं तो बड़ा आसान है, हम भी कर लेंगे, जब आप करने जाते हैं तो वो वैसा नहीं हो पाता है। ये जी बहुत जी इंपॉर्टेंट बात है। और जो रियल आर्टिस्ट होगा, जो अंदर से आर्टिस्ट है, जो कुदरत ने उसको गिफ्ट किया है, क्योंकि ये गिफ्ट है, किसी के हाथ में नहीं कि आज मैं 20 साल लगाऊंगा तो मैं ये हो जाऊंगा। नोबॉडी कैन प्रोटेक्ट। तो वो जो चीजें हैं वो आप अगर पाएंगे तो आपको वो हर जगह आंख चाहिए, जैसे रेडियो को ट्यून इन करते हैं वो स्टेशन बोलता है, ऐसे ही इन आर्टिस्ट के साथ भी हमें ट्यून इन करना पड़ेगा टू नो कि वो लगता है कि बड़ा सादा सा, ये तो हम भी कर लेंगे, ये तो हम भी चल लेंगे, ये तो हम भी पिक्चराइज कर लेंगे। You stand in front of the camera, you will become a जी जी different जी person. जी Like we come in जी front of the mic, क्या एक्टिंग वहां पे होगी। वो देखिए गाना देव साहब का और मधु बालाजी का, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ। आई टेल आशा जी, क्या एक्टिंग की आपने गले से, माय गॉड। और वो रफी साहब भी आप देखिए जिस तरह से गाया गया, कैन एनीबॉडी रिपीट, नो, बट इट्स अ जी सिंपल, लोग कहते थे फिल्म का गाना। एंड लकीली मैं ये बहुत ऐलान के साथ कह पा रही हूँ, माफ कीजिएगा, क्योंकि मैंने ख्याल सीखा है। क्योंकि जब मुझे पहला गाना मेरा रफी साहब के साथ दिया गया था गाने के लिए, तो मैंने कहा मैं ख्याल सिंगर हूँ, आवाज की एप्लीकेशन अलग, आई कांट सिंग फिल्म सॉन्ग्स। तो इसी तरह से जो ये सिनेमा की स्क्रीन है, इट कैचेज योर आई फ्लिकर, इट्स अ फाइन मीडियम। आपकी एक एक चीज कैच हो रही है जिसका आपको अंदाज भी नहीं है, तो आप जी कैसे डिफाइन, और क्या तो हम बोलेंगे, वो कुछ ना जी कुछ फॉल बहुत होता बहुत जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई थैंक यू वेरी दिलराज जी, बहुत बहुत बारीक बात आपने बताई। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस बातचीत के लिए, क्योंकि आप सबके जरिए हम देवानंद के काम के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छा विश्लेषण कर सके, और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को देवानंद को जानने में, उनके काम को अप्रिशिएट करने में इससे बहुत बहुत मदद मिलेगी। आप सबका इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बहुत सबका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। आपके पैनलिस्ट का को जो मुझे सुनने का मौका मिला है, आई एम ग्रेटफुल। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।